जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 4.7 हम कवर करेंगे। ये 4.7 है कि 8 है, मैं देख लूँ, मेरे ख्याल में 8, हाँ 7 है। अच्छा, तो इसमें नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कवर करेंगे। ठीक है जी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है कि ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, ये इंतहाई आसान एक्सरसाइज और इसकी थ्योरी है, लेकिन इंतहाई प्रैक्टिकल है ये। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इतनी तफसील से आपको इधर पढ़ाई जा रही है, ये प्रैक्टिकली भी इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं। तो उनमें से थोड़े से अभी मैं आपको बताऊंगा। चलें जी, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ये जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बहुत अहम है और इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है जी, डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि रूट्स की नेचर इसी पे डिपेंड करती है। रूट्स आपको याद है ना, बताए थे मैंने पहले के रूट्स क्या होते हैं किसी भी इक्वेशन के, या पोलिनोमियल या फंक्शन, या जो इक्वेशन है, जरूरी नहीं कि वो पोलिनोमियल हो या फंक्शन हो। नॉन पोलिनोमियल जो इक्वेशंस होते हैं उनके भी रूट्स होते हैं। ठीक है ना। तो मसलन अगर ये इक्वेशन है तो इसके भी रूट्स होंगे। पोलिनोमियल तो आपको पता है ना, इस टाइप की होती है, एक्स एन प्लस, इसको एन कह लें, एन माइनस वन, एक्स एन माइनस वन, चलता जाए ए नॉट एक्स नॉट, मीन्स के एक्स ख़त्म और ए नॉट ही रह जाएगा सिर्फ। ये पोलिनोमियल है इस फॉर्म की। लेकिन ये जो ऊपर इक्वेशन है ये पोलिनोमियल थोड़ी है, क्योंकि ये तो एक्स का हाफ पावर है, जबकि इधर तो एन इंटीजर है और एन से लेके ज़ीरो से लेके एन तक कोई भी पावर हो सकती है। तो ये पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन खैर सोल्यूशन तो इसका भी है, पोलिनोमियल बन सकती है अगर इसको स्क्वायर लिया जाए दोनों साइडों पर, तो ये बन जाएगी। खैर वो बस एक अलहदा है। यहाँ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखनी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने उनका रूट्स को एनालाइज करना ज़रा एक डिफरेंट एंगल से, जैसे हमने पहले नहीं किया। तो पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको आपको प्रैक्टिकल इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा, फिर एग्जांपल्स और फिर एक्सरसाइज। we know that the roots of the quadratic equation are given by quadratic formula। ठीक है, बड़ी दफ़ा पढ़ लिया, कोई ज़रूरत नहीं इसमें ज़्यादा डीप जाने की। we know that there are two possible values for x as discriminated by the part of the formula। यानी कि ये जो एक्सर्स फार्मूले का ये पार्ट होता है, इसकी बुनियाद पर दो रूट्स हमें मिल जाते हैं, ये प्लस माइनस की वजह से। द नेचर ऑफ द रूट्स, अब वो कह रहा है द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन विच इज कॉल्ड इट्स डिटर्मिनेंट। तो केस वन है, तीन केसेस हो सकते हैं। तो पहला केस ये है कि ये जीरो के इक्वल हो। ये जीरो के इक्वल होगा तो जब ये टर्म ऊपर इसमें जीरो हो जाएगी तो दोनों रूट्स बी ओवर टू सी हो जाएंगे, तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे और रियल भी होंगे। ठीक है जी, ये पहली कंडीशन है। कोई इसमें मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, आसान सी सिचुएशन है। और ये देख के आपको समझ आ जाना चाहिए कि पहले केस वन में दोनों रियल हैं। ठीक है जी, रियल हैं और वो हैं, इक्वल हैं रूट्स। दूसरे केस में ये जब जीरो से स्मॉल होगा तो इमेजिनरी हो जाएंगे। ठीक है, रूट्स आर कम्प्लेक्स। ये डिस्क्रिमिनेंट इमेजिनरी हो जाएगा, लेकिन रूट्स जो है वो कम्प्लेक्स हो जाएंगे। इधर लिख ले रियल एंड इक्वल,
दूसरे केस में कम्प्लेक्स और कॉन्जुगेट भी लिख लें, ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट भी होंगे। और केस 3 क्या होगा? केस 3 ये होगा कि ये जब ग्रेटर होगा डिस्क्रिमिनेंट 0 से, ये देखें ये केस है, तो ये रियल होंगे। सो द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड अनइक्वल। रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे। ठीक है जी, रियल एंड अनइक्वल। अच्छा, however, if it is a perfect square and it will be rational and so the roots are rational otherwise irrational। फिर इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि ये थर्ड केस में एक फर्दर सब कैटेगरी है इररेशनल और रैशनल की। इररेशनल ये नॉट ए स्क्वायर। रैशनल क्या है? रैशनल तब होंगे परफेक्ट स्क्वायर। चले, ये जब होंगे इस तरह। अच्छा, इसको अब अगर आप प्लॉट करके देखें, यहाँ पर आप एक रियल प्लेन पे आप प्लॉट कर लें, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स वाई को इसको छोड़ें, ये एक्स की वैल्यू है, ये रियल एक्सिस है, इसे रियल एक्सिस कहें। और ये भी वैसे रियल एक्सिस ही है, ठीक है, दोनों रियल एक्सिस ही हैं, लेकिन यहाँ हम x1 और x2 को प्लॉट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ रियल वैल्यू है। ये जो x एक्सिस है ये रियल एक्सिस है। अच्छा, केस 1 में क्या होगा? केस 1 में रियल और इक्वल है, इनको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं तो दोनों यहीं पर होंगे, यानी कि दोनों क्रॉसेस यहाँ पर होंगे या यहाँ पर हो सकते हैं। इस लाइन के ऊपर कहीं भी ये होंगे, इस लाइन के आगे पीछे नहीं हो सकते। उसकी वजह क्या है कि रियल है। जैसे ही ये इमेजिनरी है, ये कम्प्लेक्स प्लेन है, ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये कम्प्लेक्स प्लेन है। चलें, कम्प्लेक्स प्लेन में ये ड्रॉ किए जा रहे हैं। अब दोनों रूट्स यहाँ पर किसी भी जगह पर इस पूरी लाइन के ऊपर होंगे जब केस 1 होगा। दूसरे केस में क्या है, कम्प्लेक्स और कॉन्जुगेट होंगे, तो इट मीन्स के वो कहीं यहाँ पर होंगे। अगर एक रूट यहाँ पर होगा तो दूसरा उतने ही डिस्टेंस पर बिल्कुल इसी जगह पर यहाँ पर होगा। एक अगर यहाँ पर होगा तो दूसरा यहाँ पर होगा, एक अगर यहाँ पर होगा तो दूसरा यहाँ पर होगा, एक अगर यहाँ पर होगा तो दूसरा यहाँ पर होगा, क्योंकि ये कॉन्जुगेट है एक दूसरे के। ठीक है, रियल पार्ट उसमें सेम होगा दोनों का। इसका और इसका रियल पार्ट सेम है, 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 जबकि इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल एक दूसरे के 180 डिग्री पर हैं, इसका और इसका, इसका और इसका, इसका और इसका। और थर्ड केस क्या है, रियल एंड अनइक्वल है, यानी कि एक रूट अगर यहाँ पर होगा तो दूसरा कहीं पर यहाँ पर भी हो सकता है। कहीं भी वो रियल लाइन के ऊपर कहीं भी वो ये रूट्स हो सकते हैं, ये और ये। ठीक है, यहाँ यहाँ पर
और यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों आपस में कोरिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये कह रहा है इसमें बस रैशनल और इरेशनल का मतलब है कि रैशनल जब होंगे कंप्लीट स्क्वायर होगा तो ठीक है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकेगा ए ओवर बी की फॉर्म में। अदरवाइज वो 1.22 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक चलता ही रहेगा। इससे प्रैक्टिकल सिस्टम पे ये प्रैक्टिकल सिस्टम पे कोई असर नहीं डालते। रूट्स चाहे रैशनल हों चाहे इरेशनल हों, प्रैक्टिकल सिस्टम में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता ये जो तीन केसेस मैंने बताए हैं, केस वन, केस टू, केस थ्री, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और वही मैंने अभी आपको बताना है। जी अच्छा, ये अगर आपको पीछे से आवाजें आ रही हैं ना काफी, तो ये हवा चलने की आवाजें हैं। यहाँ मॉनसून का सीजन है और साइक्लोन वगैरह आते रहते हैं, आ जाते हैं। डार्विन ऑस्ट्रेलिया है तो मॉनसून सीजन इसमें पाकिस्तान से ज़रा मुख्तलिफ होता है। जब पाकिस्तान में होता है तो यहाँ क्वाइट होता है, जब यहाँ हो तो पाकिस्तान में फिर सर्दियाँ होती हैं। अच्छा खैर, अच्छा ये अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी इंतहाई ज़्यादा है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए मतलब अगर आप इसका वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस वगैरह आपने फाइंड आउट करनी है, इनपुट ये है इसकी, तो वो अच्छा खासा काम है टाइम डोमेन में। हो जाता है, लेकिन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, ये आप सेकंड ईयर में चल के देख लेंगे, 12th ईयर के मैथमेटिक्स में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसका फिर एक हल ये है, वैसे तो अब आ चुके हैं कंप्यूटर काफ़ी एडवांस, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हल करना कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे कि लॉगरिदम अब कंप्यूटर या उससे फाइंड आउट करना इंतहाई आसान है, लेकिन लॉग जब बनाया गया था तो आपको पता है बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशंस को सिंपलीफाई करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि ए बी ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो log ए बी क्या हो जाता है, log ए प्लस log बी। तो और यानी कि ए का log फाइंड आउट करें, बी का करें, इनको ऐड करें और फिर वहां से इनवर्स एंटी लॉग लेकर आप मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर लें। और भी इस लॉगरिदम के काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियल है। अगर 2 की पावर 99 है, ठीक है, अगर मैं ये पूछूं कि ये कितने इसके बनेंगे डिजिट्स, इसमें कितने डिजिट्स होंगे 2 की पावर 99, या फर्ज करें 7 ले लें इधर, 2 का तो चले इजी होगा, तो उसके लिए लॉग वगैरह आपको यूज करना पड़ जाएगा। तो काम जरूरत इजाद की माँ है। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, और ये हायर ऑर्डर भी हो सकती हैं, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो सकती है, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो सकती है। तो ये थोड़ा मुश्किल काम है इनको हल करना। डिफरेंशियल इक्वेशंस अच्छा खासा मुश्किल हो जाता है, इन्हें पेज पे हल करना, कंप्यूटर के बगैर इन्हें हल करना मुश्किल काम है। तो उसके लिए एक टेक्निक डिवाइस की गई थी, और भी उसके बहुत से फायदे हैं, वो है लेप्लास ट्रांसफॉर्म। थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करती है, जो टाइम डोमेन है, यानी कि आप इधर इस इक्वेशन की, इसे कैपेसिटर की जो इक्वेशन बनेगी वो आई टी इज इक्वल टू सी डी वी सी ओवर डी टी बनेगी। ठीक है, ये वोल्टेज है, ये करंट है, और ये डी ओवर डी टी डिफरेंशियल इक्वेशंस का ये डेरिवेटिव का ये सिंबल है। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करती है, इनको टाइम डोमेन को, जो टाइम है टी, उसे एस में कन्वर्ट कर देती है। एस क्या है, कम्प्लेक्स वेरिएबल है। जैसे टाइम एक रियल वेरिएबल है ना, रियल डोमेन वेरिएबल है, तो एस एक कम्प्लेक्स वेरिएबल है जिसके दो हिस्से होते हैं, इमेजिनरी और ये अयोटा है असल में। ओमेगा आप पढ़ लेंगे, फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे शायद, सर्कुलर एंगुलर फ्रिक्वेंसी वगैरह है। अच्छा, अब इसका क्या फायदा होता है, ये जो ऊपर ये डिफरेंशियल, ये इस डेरिवेटिव को ना ये कन्वर्ट कर देता है एस में। यानी कि किसी चीज का आप जो डेरिवेटिव ले रहे हैं,
लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेके वो सिर्फ और सिर्फ एस से मल्टीप्लिकेशन रह जाती है। डेरिवेटिव का उल्ट होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी आप देखेंगे कि इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं। इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना पेपर पे आसान काम नहीं है। तो इंटीग्रेशन क्योंकि रिवर्स है डेरिवेटिव के, इसका उल्टा है ये, तो उसे 1/s में कन्वर्ट कर देती है लेप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, जो काम इधर इतनी मुश्किल से टाइम डोमेन में हम कर रहे हैं, एस डोमेन में सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और इससे हो रहा है। और एक ऑपरेशन होता है कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन एक ऑपरेशन होता है टाइम डोमेन में, ये सिग्नल्स एंड सिस्टम्स वगैरह में, और ये डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग और इमेज प्रोसेसिंग, ये जो आप फोटोशॉप और ये यूज़ करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है। पीछे सॉफ्टवेयर यही ले रहे होते हैं कॉन्वोल्यूशन वगैरह, वो भी बहुत आसान हो जाता है। यानी कि दो फर्ज करें, ये टाइम डोमेन में सिग्नल्स हैं एक्स टी कॉन्वोल्यूशन वाई टी, ये अच्छा खासा काम होगा। इसका जो रिजल्टिंग फंक्शन अगर आप जी टी है ना, तो ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल काम है टाइम डोमेन में। लेकिन अगर यही आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो ये इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म है और ये वाई की लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, सिर्फ आपने मल्टीप्लाई करना है इनको आपस में। जो काम इतना मुश्किल है टाइम डोमेन में, वो काम आपने लेप्लास डोमेन में सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये भी काफ़ी सहूलत हो जाती है, इसलिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करती है, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को nth ऑर्डर मैं लिख लूँ नीचे, एक और जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म का फायदा है कि वो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को nth ऑर्डर पोलिनोमियल में कन्वर्ट कर देगी एस डोमेन में, एस डोमेन में। ठीक है, उसका वेरिएबल जो एक्स पीछे पड़ा है ना, ये जो हमने पोलिनोमियल पढ़ा है ए एन एक्स एन प्लस ए, एक्स तो हमने एज एन एग्जांपल लिया है ना, तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ए ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो या जो भी है, तो इसको वो इस में कन्वर्ट कर देती है एस में, एस की पावर n-1 प्लस अप टू सो ऑन ए नॉट, एस डोमेन में कन्वर्ट। और फिर जब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि ये जो सिस्टम है जिसकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बननी है, उसका क्या बन जाना है, इस तरह की कोई इक्वेशन बन जानी है, ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मैं इधर सारा प्रोसेस आपको बता सकता हूँ, लेकिन वो गैर जरूरी है। जल्दी से मैंने दो चार चीजें अहम अहम बताई हैं आपको, तो यहाँ तक आ गए हैं। तो फिर इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, तो अभी आपने देखा, तो इसका क्या बनेगा, इसके रूट्स यही बनेंगे ना जो ऊपर इक्वेशन है। तो ये डिसाइड करेगा इसके रूट्स को। इन रूट्स की बड़ी अहमियत है। इस केस में तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आई है ना, फर्ज करें आपके पास अगर मोटर है, मोटर की भी आप एक जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसकी भी आप कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। तो इसके लिए आपको ना मोटर में थर्ड ऑर्डर, थर्ड या फोर्थ ऑर्डर डिपेंडिंग अपॉन मोटर किस तरह की है, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है इसको जब आप मैथमेटिकल टर्म्स में लिखते हैं एक मोटर के लिए। और अगर मोटर थोड़ी सी कम्प्लेक्स वगैरह हो तो फिफ्थ ऑर्डर भी मिल सकती है, यानी कि फिफ्थ ऑर्डर की आपने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो वो ज़रा मुश्किल काम है। तो उसको अगर आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, तो मोटर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये एस, ये इस तरह की एक पोलिनोमियल वगैरह हमें मिल जाएगी। पोलिनोमियल थोड़ी सी मुश्किल भी हो सकती है, दो उसका डेरिव ऊपर नीचे डिवाइड हो रही होती है असल में। इस तरह की एक पोलिनोमियल, इसको ट्रांसफर फंक्शन मैंने आपको बताया था पहले कि एक ट्रांसफर फंक्शन हमें मिल जाता है। तो उसमें इस तरह की एक पोलिनोमियल हमें मिलेगी, एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, नीचे होगा
ए ये अब आप ए डैश कर लें इसको, ए डैश एस क्यूब प्लस बी डैश एस स्क्वेयर प्लस सी डैश एस प्लस ए नॉट यहाँ पर आप कर लें। तो इस तरह की कोई ना कोई हमें इक्वेशन मिल जाती है, जिसको अगर आप जब सॉल्व करते हैं, ये मैंने बताया था कि इनको पोल्स कहते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर के रूट्स को, और इनको जीरोस कहते हैं न्यूमरेटर के रूट्स को। तो ये डिसाइड करते हैं पोल्स और जीरोस क्या है, पोल्स और जीरोस क्या है, रूट्स ही है ना, रूट्स हैं, ये डिसाइड करते हैं, रूट्स हैं। इनमें से भी सब अहम ये होते हैं, पोल ज्यादा अहम होते हैं। ये सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन इनके अंदर मौजूद होती है, ये सारी इनके अंदर मौजूद होती है। तो उसकी बुनियाद पर आप बता सकते हैं कि ये सिस्टम किस तरह बिहेव करेगा। ये रूट्स ये आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन, उसके पोल्स को एनालाइज करेंगे, तो सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन, सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। अगर रूट्स लेफ्ट नेगेटिव होंगे, उनका रियल पार्ट्स ये पोल्स का नेगेटिव होगा, तो सिस्टम स्टेबल होगा। अगर रूट्स का पार्ट जो है वो कोई भी एक एक भी रूट जो पोल्स हैं, एक भी पोल पॉजिटिव हुआ, रियल पार्ट उसका पॉजिटिव हुआ, तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। और सिस्टम अनस्टेबल का मतलब है कि मिसाइल है तो वो रास्ते में फट जाएगा, या मे भी चलाते चलाते सारी फट जाएगा। एक मोटर है, वो अनस्टेबल होने का मतलब क्या है कि मोटर आप चलाएंगे तो वो जल जाएगी, सर्किट सारा मोटर शायद जल जाए, या सर्किट अगर आपने प्रोटेक्शन वगैरह लगाई है तो वो मोटर चलेगी नहीं, वो बार बार बंद हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम अनस्टेबल है। एक रोबोट आपने बनाया तो वो उस तरह फंक्शन नहीं करेगा जिस तरह आप उसको फंक्शन करवाना चाहते हैं। तो ये अहमियत है इनकी, ये आपको ये बताने के लिए सारी ये तमहीद बांधी है। तो इसको जरा आपने इजी नहीं लेना। ये पोल्स आप देखें कि मैंने बताया ना कि पोल्स अगर राइट हैंड में होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। आपको याद है कि इस तरह की इक्वेशन थी, एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसमें क्या है, इसके पोल्स क्या है, नेगेटिव वन और नेगेटिव वन है। और अगर ये इक्वेशन हो माइनस टू एक्स प्लस वन, तो इसकी क्या है, वन और वन है। अगर यहाँ पर s हो, इनकी जगह पर ये लें, चलें s कर लेते हैं, टू एस प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो s का मतलब है कि s नेगेटिव वन और नेगेटिव वन है, एस स्क्र माइनस टू एस प्लस वन और प्लस वन है। तो ये इसका मतलब है ये वाला अनस्टेबल होगा और ये वाला स्टेबल होगा सिस्टम। तो सिर्फ और सिर्फ आपने ये नेगेटिव यहाँ देखकर ये आप कह सकते हो ये तो सिस्टम अनस्टेबल है, यहाँ पर आप देख के कह सकते हो ये तो सिस्टम स्टेबल है। तो इसका मतलब है सिस्टम की स्टेबिलिटी इतनी अहम चीज फिर कहाँ किस पे डिपेंड कर रही है, पोलिनोमियल्स के ऊपर। पोलिनोमियल्स की करेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड कर रही है। तो पोलिनोमियल जब आप, इसका मतलब है कि करेक्टरिस्टिक्स, इतना कम्प्लेक्स सिस्टम है, मिसाइल है, मोटर है, उसको आप समझने के लिए आपको फिर क्या समझना पड़ेगा, आपको पोलिनोमियल समझनी पड़ेगी। उसको समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, आपको मैथमेटिक्स समझना पड़ेगा। उसे समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये थेरी सारी इस तरह की पढ़नी पड़ेगी, और फिर आप जाके प्रैक्टिकल सिस्टम को एनालाइज कर सकेंगे। तो ये चीज़ें बड़ी अहम है, सिर्फ और सिर्फ ये सारा कुछ बताने का ये मकसद है। चलें अब आगे चलते हैं। तो पोलिनोमियल्स का एक होता है, एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, ये जो पोलिनोमियल है ना, इनमें से एक कंडीशन ये होती है कि फॉर इसके जितने भी रूट्स हैं ना, पोल्स हैं, यानी कि ये सारे के सारे नेगेटिव होने चाहिए ना, सिस्टम अगर स्टेबल है तो ये सारे के सारे इसके कोफिशिएंट्स फिर पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव होंगे तो चांसेस हैं कि सारे के सारे नेगेटिव होंगे, नहीं तो लाजमी अगर इनमें से कोई भी एक नेगेटिव हुआ, ये कोई भी एक नेगेटिव हुआ, तो लाजमी एक पोल पॉजिटिव होगा और सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सारे पॉजिटिव हों तब भी हो सकता है कि कोई ना कोई रूट पॉजिटिव है, सारे अगर नेगेटिव हैं तो मतलब कोई एक नेगेटिव है तो उसका फिर चांसेस हैं, वो फिर लाजमी बात है कि कोई ना कोई पॉजिटिव होगा और सिस्टम अनस्टेबल होगा।
तो ये मैंने आपको बात इसलिए बताई है कि सिस्टम की स्टेबिलिटी करेक्टरिस्टिक सारा कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, प्योर मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मैथमेटिक्स की अब आपको थोड़ी बहुत अहमियत पता चल गई होगी इन इसके बाद। बाकी अब हम आगे चलते हैं अपना नॉर्मल रूटीन में, एग्जाम्पल्स और वो सारा कुछ हम करते हैं। ठीक है जी, बस इतना ही बताना था। एग्जाम्पल में वो कह रहा है कि नेचर ऑफ रूट्स आप डिस्कस करें। तो पार्ट वन में क्या है? पार्ट वन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड होती है? डिस्क्रिमिनेंट पे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारे पास? ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट। इसे आप डिस्क्रिमिनेंट कह लेंगे। ये किसके इक्वल है? बी स्क्वायर माइनस 4 1 into 3। ये किसके इक्वल है? 4 - 12 -8 है। इसका मतलब है रूट्स क्या है? कम्प्लेक्स और कॉन्जुगेट है। ठीक है जी। अच्छा, इस केस एक आप ये सिनेरियो देखें जो कि इसने नहीं डिस्कस किया, करना चाहिए था। अगर बी 0 के इक्वल हो जाए, ठीक है, और ए सी की कोई ना कोई वैल्यू हो, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ये टोटली इमेजिनरी हो जाएंगे रूट्स। ठीक है, उस केस में क्या होगा? रूट्स टोटली इमेजिनरी हो जाएंगे। तो जब ये केस होता है ना, तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करें तो वो इस तरह ऑसिलेट करता रहता है। यानी कि इसका मतलब ये होगा बी कब जीरो होगा? जब आर इस केस में, ये जो प्रैक्टिकल सिस्टम मैंने आपको बताया था, रेजिस्टेंस पहले मुझे बनानी चाहिए थी। ये रेजिस्टेंस है, एल और आर। तो आर जब जीरो होगा ना, तो ये बी जीरो होगा। तो ये सिस्टम को जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये सिस्टम इस तरह ऑसिलेट करता रहेगा, साइनोसाइडल आएगा। मतलब क्या है कि कैपेसिटर और इंडक्टर एनर्जी अब्जॉर्ब और एमिट करते रहते हैं, तो वो इसी तरह अब्जॉर्ब और एमिट करते रहेंगे और सिस्टम ये इस तरह ऑसिलेट करता रहेगा। एक और आपको मैंने एग्जांपल दे दी कि ये किस तरह ये सारी वैल्यूज प्रैक्टिकली अफेक्ट करती हैं सिस्टम को। अच्छा, अब ये देख लें इस केस में। इस केस में, दूसरे केस में, ये एक नेगेटिव है ना, देखना आप रूट कोई ना कोई एक पॉजिटिव रूट इसमें जरूर होगा। ये देख लें आप, नेगेटिव आया तो दोनों रूट पॉजिटिव हैं, तो सिस्टम क्या होगा? अनस्टेबल होगा। ये सिस्टम, ये बुक में ये बात नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप देखेंगे कोई ऐसी पोलिनोमियल है, उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो भी सिस्टम होगा ना, वो ऐसी पोलिनोमियल जिसका कोई ना कोई कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग सिस्टम हमेशा अनस्टेबल होगा। ये अब मजीद ज्यादा हो गई आवाज हवा की, काफी तेज हवा चल रही है, शायद आपको इसमें भी आ रही हो, रिकॉर्डिंग भी साथ हो जाए उसकी। चले खैर, तो इस केस में दूसरे में हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट था, डिस्क्रिमिनेंट की ये वैल्यू है, ये है। तो इसका मतलब है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट्स इररेशनल हैं और अनइक्वल हैं। ठीक है जी। इरेशनल का मैंने बताया था कि वो सिस्टम को नहीं कुछ करती, उस रैशनल हो या इरेशनल हो, सिस्टम की सेहत पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव और पॉजिटिव होने से बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, इस केस में भी नेगेटिव होंगे, एक ना एक पॉजिटिव होगा रूट्स। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ये आया, परफेक्ट स्क्वायर आ गया। परफेक्ट स्क्वायर है और रियल है। रूट्स एंड ए परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स आर रैशनल एंड, ये कैसे हो सकता है? रैशनल और इक्वल होंगे। अच्छा, अनइक्वल ही होंगे, ठीक है, वो जीरो के केस में होते हैं।
लेकिन रैशनल तो होंगे ना, इरेशनल नहीं है, इधर इसको रैशनल कर लें। रूट्स विल बी इक्वल एंड रैशनल, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर आया। अब थर्ड केस में ये था, इसके रूट्स हम एनालाइज करें कंपेयरिंग, इसको ए बी सी डिस्क्रिमिनेंट ये आएगा जीरो। जीरो के केस में क्या होता है, रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। ठीक है, चलें। बाकी मैंने एक पार्ट करवा दिया, बाकी मैंने आपको बुक से ही करवा दिया। उसकी वजह ये है कि इंतहाई आसान है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो रादर के मैं टाइम लगाता, मैंने कहा आपको यहीं से बता दूं। चलें, ये पूछ रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m विल द फॉलोइंग इक्वेशन हैव इक्वल रूट। इक्वल रूट कब होते हैं, जब बी स्केयर माइनस फोर ए सी जीरो के इक्वल आता है। तो इस केस में ए ये है, बी ये है, सी ये है। तो आपने करना ये है कि ए बी सी, उसमें आप वैल्यू पुट करते हैं बी की और ए की और सी की, इसको सॉल्व कर लें। अब ये इक्वल होना चाहिए जीरो के। जीरो के इक्वल होने का मतलब है कि ये इक्वेशन जीरो के इक्वल होगी। एम की वैल्यू आप फाइंड आउट करें। एम की वैल्यू आपको 3 एंड -2 मिल गई है। जब एम की ये वैल्यूज होंगी तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल आ जाएगा। ये है सारा, इंतहाई आसान है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा जी, आगे कह रहा है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। रियल कब होते हैं, जब बी स्केयर माइनस फोर ए सी क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। ये तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये देख लें, इसने इनको मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, थ्री एक्स स्क्वायर ये आ गया और ये आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट ये है, उसका नतीजा ये होगा कि बी स्क्वायर किसके इक्वल आया, इसके इक्वल आया। फोर ये है, ए ये है, सी क्या था, ये था, ये सी था ना, ये सी है, और ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। अब आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है, सॉल्व किया इनको। ठीक है, वो कह रहा है शो क्या करना हमने, रियल है। रियल का मतलब है कि ये सारा एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल आना चाहिए। तो ये सारा एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल लाने के लिए उसने ये किया। अच्छा, वो सिर्फ रियल कह रहा है। हाँ हाँ सॉरी, रियल का एक ये हो सकता है, रियल दो तरीके से हो सकता है ना, या ये जीरो के इक्वल हो या ग्रेटर देन जीरो के हो। ये शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए बी सी, इसमें इसको कहना चाहिए था यहाँ पर ए बी सी जो हैं वो रियल नंबर हैं। तो जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे इस स्टेप पे, ठीक है, उसको मजीद सिंप्लीफाई किया, ये कंप्लीट स्क्वेयर्स बन गए। तो ये हमारे पास मिला, सम ऑफ द थ्री स्क्वेयर्स आ गया ये। तो इसका मतलब है कि जब इनको आप स्क्वेयर, इनका थ्री स्क्वेयर्स का सम करेंगे तो वो भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, हेंस द रूट्स आर रियल। उसका नतीजा ये होगा कि रूट्स रियल हो जाएंगे। ये मैं यहाँ पर लिख दूं, ये काफी है इतना। चलें, अब नेक्स्ट, मेरे ख्याल में ये एग्जांपल्स खत्म हुई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास। अच्छा जी, एक छोटी सी बुरी खबर आपके साथ शेयर करनी है, ये पढ़ रहे होंगे आप यहाँ पर
Unfortunately, the notes of the chapter 4 from beginning to the exercise 4.7 have been lost. तो हुआ ये कि मेरी iCloud स्टोरेज फुल हो गई थी, तो वो मैं मैनेज कर रहा था अपने आईफोन से। तो वहाँ मैं पिक्चर्स भी डिलीट कर दी, काफ़ी कुछ डिलीट किया, तो मैंने नोटेबिलिटी के नोट्स भी डिलीट कर दिए। मेरा ख्याल था मैं iCloud से डिलीट कर रहा हूँ और आईपैड पर नहीं डिलीट होंगे। किया मैंने, उस वक्त मैं बाहर था काम पर, तो ब्रेक में मैंने इनको डिलीट किया, तो उसने आईपैड से भी डिलीट कर दिए। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। तो बाकी सारे नोट्स भी गए नोटेबिलिटी से। वैसे तो उनको ही मैं पहले चैप्टर 1 2 3 की पीडीएफ्स बना के शेयर भी कर चुका हूँ। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। हर लेक्चर की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, वो आप ज़रूर देखा करें। तो इसमें भी फिर ये है कि अब 4.7 से ऑनवर्ड तो बन जाएंगे। तो जो पिछले हैं वो फिर आपको वीडियोस देख के खुद बनाने पड़ेंगे। अगर कोई मेरे से शेयर करे तो मैं मिला के दोबारा अपलोड कर दूंगा एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। खैर, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो चैप्टर 4 एक्सरसाइज 7 4.7 एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 पार्ट 1, वो कह रहा है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स। रूट्स की नेचर डिस्कस करनी है। वो हमें पता है कि डिस्क डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। ये डिस्क का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट। ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें ए 4 है, बी 6 है, सी 1 है क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक। तो ये जो डिस्क जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इसके इक्वल है। उसे कैलकुलेट किया 20 है, ये 0 से बड़ा है, तो इसलिए रूट्स जो हैं वो रियल अनइक्वल और रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट 20 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बहुत आसान है, इसमें कोई इतने मुझे तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जांपल्स में मैं इसको बयान कर चुका हूँ। अगर आपने वो देखना है तो एग्जांपल्स में आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 पार्ट 3 पहले हो गया, असल में पार्ट 2 बाद में है, तो वो देख लेंगे हम। पार्ट 3 में ए 2 है, बी -5 है, सी 1 है। इनकी वैल्यूज पुट की 17 आया। फिर उसी तरह ही रूट्स रियल अनइक्वल और इरेशनल हैं। पार्ट 2 में जब कैलकुलेट किया ए बी सी पुट करके डिस्क्रिमिनेंट में, तो 1 आया। 1 परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब है रूट्स रियल अनइक्वल और रैशनल है। इक्वल तभी होते हैं जब ये 1 के इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। इनफैक्ट डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो तो इक्वल होंगे ये रूट्स। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि पार्ट 4 में ए 25 है, बी -30 है और सी 9 है। तो ये वैल्यूज पुट की, 0 के इक्वल आया डिस्क्रिमिनेंट्स का मतलब है रूट्स रियल इक्वल और रैशनल है। नेक्स्ट चलते हैं। रैशनल कब होते हैं? जब 0 हो या रूट स्क्वायर रूट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। अब क्वेश्चन 2 में कह रहा है शो द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग विल बी रियल। रियल होने की क्या कंडीशन है? रियल तब होता है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर हो। तो डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड आउट करना है। इस केस में ए 1 है, बी ये -2 इंटू एम प्लस 1/m है और सी 3 है। वो वैल्यूज पुट की हमने, कैलकुलेट किया। ठीक है, कैलकुलेट करके ये आया। अब इसको हमने शो करना है कि ये 0 से ग्रेटर है, तो ये 0 से ग्रेटर ही है। 1 है, 1 में जब आप ये ऐड करेंगे, देखें m की वैल्यू कोई भी हो, फॉर ऑल m इक्वल टू रियल। अगर m रियल है ना, तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। ये m-1/m² पॉजिटिव ही होगी। अगर m ग्रेटर देन 1 है तो ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है ना। m अगर 2 है तो ये हाफ होगा, ये 1.5 होगा, उसका स्केयर 2.25 प्लस 1 और ये होगा। अगर m उससे छोटा है 1 से 0.5 है, तो ये m 0.5 और 1/m क्या होगा? 2 होगा। तो ये m -1/m नेगेटिव होगा, लेकिन स्क्वायर की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा फॉर ऑल m
बिलोंग्स टू जीरो। एम अगर रियल नंबर है तो टर्म हमेशा ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव होगी तो ये जीरो से ग्रेटर होगी, तो डिस्क्रिमिनेंट भी जीरो से ग्रेटर होगा, और नेगेटिव नहीं हो सकता तो रूट्स रियल होंगे। बस ये आपने याद रखना है, इधर लिख लें चाहे m बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हैं। अब क्वेश्चन टू है, इसके भी हमने यही शो करना है कि रूट्स रियल हैं। तो इस केस में क्योंकि ए बी सी कोफिशिएंट्स में पहले ही मौजूद थे, ठीक है ना, तो मैंने फिर ए डैश बी डैश और सी डैश यूज किए हैं। तो इस केस में ए डैश बी नेगेटिव सी होगा, बी डैश सी नेगेटिव ए होगा, और सी डैश क्या होगा, ए नेगेटिव बी। इसमें पुट किया, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया, इसको एवेल्यूएट किया। कोई मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एंड पे मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो टर्म थी इसको बी नेगेटिव टू बी स्क्वेयर की टर्म्स में लिख लिया। नेगेटिव टू बी स्क्वेयर, ये टू ए, ये नेगेटिव फोर ए बी को हमने लिखा ए इंटू टू इंटू ए इंटू नेगेटिव टू बी प्लस टू इंटू नेगेटिव टू बी इंटू सी प्लस सी स्क्वेयर। अब ये सारी की सारी टर्म क्या है, ए प्लस नेगेटिव टू बी प्लस सी का स्क्वायर है, इन तीनों का ये स्क्वायर है, ये होता है। भाई ये देखना है, क्योंकि ये स्क्वायर है, ए बी सी रियल नंबर्स हैं, तो ये पॉजिटिव ही होगा, जो मर्जी वैल्यू ए बी सी की हो ये हमेशा नंबर पॉजिटिव होगा और रूट्स रियल होंगे। ये चलें साबित हो गया। अब तो सिर्फ इसमें ये यहाँ पर आपने कैसे इससे ये लेकर आना है और यहाँ से इसको कैसे इसमें कन्वर्ट करना है, ये देखने वाला काम था। बाकी इंतहाई आसान ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन थ्री है, क्वेश्चन थ्री में वो पूछ रहा है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रैशनल। रैशनल होने के लिए क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का बहुत, डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो वो हम देख लेते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कि नहीं। ए ऊपर देख लें, इसमें पी प्लस क्यू ए है, जबकि बी जो है वो नेगेटिव पी है और सी जो है वो नेगेटिव क्यू है। डिस्क में वैल्यू हमने पुट की, बी ये है, ए ये है, सी ये है, इसमें रख के वैल्यूएट किया तो पी माइनस ये पी माइनस क्यू स्क्वायर आया। अब ये क्यू दोनों रियल नंबर हैं तो ये जरूर वो होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। तो और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रियल ही होंगे। चलें, बिल्कुल उसी तरह पार्ट टू आप करें। ए इसके इक्वल है बी नेगेटिव पी माइनस क्यू के इक्वल है सी नेगेटिव क्यू के इक्वल है, ये डिस्क्रिमिनेंट इसके इक्वल है, इसको वैल्यूएट करें तो पी प्लस क्यू स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका मतलब है रैशनल और रियल है। तो ये साबित हो गया, प्रूफ हो गया। इंतहाई आसान है एक्सरसाइज, ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपको पिछले इसी चैप्टर की थ्योरी में मैं बता चुका हूँ, वो आप देख लें। वो शुक्र है वो रिकॉर्डेड मेरे पास मौजूद है, वो डिलीट नहीं हो गया, नहीं तो सारा लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करवाना पड़ जाना था। अच्छा जी, अभी इसमें सिर्फ यही नोट्स ही लूज हुए हैं मेरे से। अच्छा जी, एम ये ए इसके इक्वल आ गया, बी इस केस में इसके इक्वल है, सी एम प्लस एट के इक्वल है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया, वैल्यूज पुट करके एवेल्यूएट किया, फोर नेगेटिव थ्री एम प्लस वन के इक्वल आएगा। अगर ये रूट्स ने इक्वल होना है तो इसको जीरो के इक्वल होना है, इसको जीरो के इक्वल पुट किया तो एम वन बाई थ्री वैल्यू आ गई हमारे पास। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, आपको ये आना चाहिए। ये चीज़ें देख के जितनी एक्सप्लेन की है मोर देन एनफ एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको मसला हो रहा है इसको समझने में, मैं नहीं समझता कि मैथ गुरुज और मैथ लवर्स को कोई इशू होगा इसको समझते हुए। अगर हो रहा है तो मसला गड़बड़ है, आपको रिव्यू करना चाहिए कि आपको फर्दर मैथमेटिक्स आपको पढ़ना चाहिए, इंजीनियर बनना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये बहुत आसान चीज़ें हैं, ये समझ आ रही होनी चाहिए। जिन लोगों को मैथ नहीं अच्छा लगता, मजबूरी के साथ मैथ पढ़ रहे हैं, वो उनको भी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि ये समझ नहीं आ रही होगी, मैट्रिक का मैथ ईमानदारी से नहीं पढ़ा होगा। तो मैं इधर पिछली चीज़ें नहीं पढ़ाने बैठा, मैं डोंट एक्सपेक्ट कि इससे ज़्यादा मैं डिटेल में जाऊं, जितना मैं बता रहा हूँ मोर देन इनफ है। चलें,
अब जो चीज़ें जिनमें डेप्थ में जाना होता है वो मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में गया हूँ, और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि कोई भी और चैनल आप जाकर देख लें वो इतनी डेप्थ में नहीं जा रहा चीज़ों में। मसलन फर्स्ट चैप्टर में मैंने एयोटा को कोई 1.5-2 घंटे सिर्फ और सिर्फ एयोटा के ऊपर लगाए थे कि एयोटा चीज़ क्या है, शायद इससे भी ज़्यादा लगाए हैं मैंने। ठीक है, इसी एक्सरसाइज की मैंने एग्जांपल्स और थेरीज भी मैं कवर करवाता हूँ। कोई शायद चैनल है, मुझे अभी तक कोई चैनल नहीं मिला जो एग्जांपल्स और थेरी भी हर एक्सरसाइज की कवर करवा रहा हो। उसमें मैंने डिटेल में बताया कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं इस एक्सरसाइज की। अच्छा जी, ये जो हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कर रहे हैं ये प्रैक्टिकली कैसे कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो उतनी डिटेल काफ़ी है। क्वेश्चन सॉल्व करना कोई इसमें मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं तेज़ी से चल रहा हूँ। ए 1 के इक्वल है, बी इसके इक्वल है, सी इसके इक्वल है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया, उसमें वैल्यूज पुट की तो ये आ गया। इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तभी जाके ये रूट्स रियल होंगे। इसको जीरो के इक्वल पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सॉल्व किया तो m माइनस -10/9 और m2 के इक्वल हो तो फिर ये हमें मिलेगा, नहीं तो नहीं, ऐसे नहीं। फिर आगे क्वेश्चन 3 हम देख रहे हैं, पार्ट क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 देख रहे हैं। उसमें a 1 + m के इक्वल है, b -2 इंटू 1 + 3m के इक्वल है, c 1 + 8m के इक्वल है। डिस्क्रिमिनेंट ये है, डिस्क्रिमिनेंट में इसमें वैल्यूज पुट की, तो ये हमें मिल गया। इसमें रूट्स इक्वल होने के लिए m² - 3m 0 m0 या m-3 = 0 m3 और m0 के इक्वल हो तो तब जाके ये सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन हमें मिलेगी कि रूट्स इक्वल हैं। पार्ट 5 में वो कह रहा है कि शो कि इसके रूट्स इक्वल हैं, x² प्लस ये इसके रूट्स इक्वल हैं, तो अगर ये कंडीशन हो, ये कंडीशन होगी तो रूट्स इसके इक्वल होंगे। तो हम देख लेते हैं, यहाँ से हमने शुरू किया इस इक्वेशन से। ए बी सी हमने डिसाइड किया, a-m² + 1 है, b-2mc है, c-c² - a² है। उसके बाद हमने देखा जी के बी जो डिस्क्रिमिनेंट है उसमें वैल्यूज पुट की, बी ए और सी की, b' a' और c' की, तो इसको एवेल्यूएट किया, ये दोनों टर्म सेम थी, कट गई, ये मिल गया हमें। इसको जीरो के इक्वल पुट कर दें तो c² इसके इक्वल आ जाएगा, जो कि वही कंडीशन है जो उसने कहा था कि शो करें, तो लिहाजा ये शो हो गया, साबित हो गया। क्वेश्चन 6 में शो दैट द रूट्स ऑफ mx + c² is equal to 4ax will be equal if c is equal to a। तो इसमें ये देखें, इसको एक्सपेंड कर लें लेफ्ट हैंड साइड को, और इसे मैं -4ax को इधर ले आया हूँ, a' m² के इक्वल है, b' इस टर्म के इक्वल है, 2mc - 4 के, c' जो है c² के इक्वल है। डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड आउट किया, इसमें हमने ये वैल्यू पुट की, इसको एलिमिनेट करके रिड्यूस किया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे क्योंकि तभी जाके रूट्स इक्वल होंगे। जीरो के इक्वल पुट किया, ए को दोनों तरफ से डिवाइड कर दें तो एम सी इज इक्वल टू ए मिलेगा। सी a/m, m अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो सी की वैल्यू ये होगी, जो कि यही वो कह रहा था कि ये देखें सी इज इक्वल टू a/m के इक्वल, इसे साबित करें। क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 7 में वो कह रहा है प्रूव दैट x² / a² + mx + c² / b² इज इक्वल टू 1 विल हैव इक्वल रूट्स, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। इस इक्वेशन a² से दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b² x² + a² mx + c² इज इक्वल टू a² और b² के इक्वल आएगा। इसको x² टर्म्स और x टर्म्स और कांस्टेंट्स अलहदा करेंगे तो a' इसके इक्वल आ जाएगा, b' इसके इक्वल आ जाएगा, c' इसके इक्वल आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट हमारा b' - a -4a' c' है, ये इसके इक्वल है, ये इसके, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो इसके इक्वल आएगा। फॉर रूट्स अगर इक्वल होने हैं तो इसके इक्वल आएगा। 0 4a और b² से दोनों साइडों पे डिवाइड किया तो ये मिलेगा। c को एक तरफ रखा, बाकी टर्म्स उधर ले गए
तो बिल्कुल वही आंसर आया जो उसने कहा था प्रूव करने के लिए, वो ये आप इधर देख सकते हैं, ये मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है। जो पर्पल में हाईलाइट हुआ है, पर्पल है कि पिंक है, पर्पल है, पर्पल में जो हाईलाइट हुआ हुआ है वो क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 में ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, बी 0 हो या ये हो। तो इसमें फिर हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तो ए डैश इसकी इक्वल है, बी डैश इसकी इक्वल है, सी डैश इसकी इक्वल है। डिस्क्रिमिनेंट इस ये हमारे पास है, ए बी बी डैश की वैल्यू रखी, इधर ए डैश की रखी, सी डैश की रखी, ये सारी वैल्यूज यहाँ रखी, पुट की। उसके बाद 4 इसको सिंप्लीफाई किया, ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, यहाँ से 4b कॉमन आ जाएगा, तो ये पीछे रह जाएगा। अब रूट्स इक्वल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो इसका मतलब 4b 0 है, यहाँ ये टर्म 0 के इक्वल है, इन दोनों में से कोई एक 0 के इक्वल है, तो उसका मतलब है कि b 0 है, यहाँ ये 0 के इक्वल हैं, तो ये साबित हो गया जो कि हम करना चाह रहे थे साबित। इसको थोड़ा सा इधर करके लिख लें। चलें, ये एक्सरसाइज हुई। अब अगली एक्सरसाइज के साथ फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।